हम लोग पढ़ेंगे केंट फिलॉसफी का थर्ड चैप्टर, जो कि किसके बारे में है? परफेक्शन ऑफ व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज। डिजीज के अंदर हमें ठीक क्या करना है उसके बारे में परफेक्शन होना, एंड क्यूरेटिव इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर किस किस चीज़ को क्योर करने की पावर है उसका परफेक्शन, एंड देयर एप्लीकेशन, उसका अप्लाई कैसे करेंगे। तो थर्ड चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट क्या होगा? व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज। हमारा सेकंड पार्ट होगा व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, और हमारा थर्ड पार्ट होगा हु इज द स्किलफुल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज। डिजीज के अंदर हमें ठीक क्या करना है, कैसे समझेंगे किसी डिजीज की ये प्रॉपर पिक्चर क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है, और हम लोग पुराने से इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे समझते हैं। जैसा हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था सिक ना, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ समझी थी कि सिक पर्सन वो है जो मैन इस बॉडी के अंदर रह रहा है, ठीक है, और उसकी विल और अंडरस्टैंडिंग, मैन जो बॉडी के अंदर रह रहा है उसकी अपनी विल और अंडरस्टैंडिंग होगी। जब उन सब के अंदर डिस्टर्बेंस आना शुरू होगा तो बॉडी के जो पार्ट हैं जैसे टिश्यू हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट हो गए, लीवर सेल, हेपेटिक सेल हो गए, ठीक है, तो इन सब के अंदर चेंज आना शुरू होगा। सबसे हायर क्या था? मैन हु इज लिविंग इन द बॉडी हैव विल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड हिज ऑर्गन। तो इसी ऑर्गन के थ्रू जो बॉडी के टिश्यू हैं ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं जो डिस्टरबेंस होता है उस मेन के अंदर। तो अल्टीमेटली हमें ठीक करना है मेन को, बट उसको हम समझेंगे कैसे? तो उसको हम समझते हैं उसकी विल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, उसके जो चेंजेस आए हैं बॉडी के अंदर उसके थ्रू समझते हैं। बट हमें टिश्यू चेंजेस जो हैं उसे क्योर नहीं करना, हम उस मेन को ठीक करेंगे। जो टिश्यू चेंजेस हैं ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग का पहला चैप्टर था सिक कौन है। और देखो जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या होता है, तो हम क्योर में क्या पढ़ते हैं कि हमें क्योर सिर्फ और सिर्फ सिम्टम को रिमूव नहीं करना, हमें उस इंटरनल इकोनॉमी को ठीक करना है जिससे सारी चीज़ें ऑर्डर में आ जाएं। सारी चीज़ें ऑर्डर में आ जाए क्या मतलब है? उसकी विल अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए, उसके जो बॉडी के टिश्यू के अंदर जो चेंजेज आए हैं वो ठीक हों, लेकिन सिम्टम ना रिमूव हो। क्या? एक फिक्स्ड प्रिंसिपल के बेसिस पे ठीक होने चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फॉलो होना चाहिए। तो सिक कौन है हमने उसको समझा था, क्योर क्या होता है हमने उसको समझा, और किस फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर उसे ठीक होना चाहिए ये समझा। अब केंट सर कहते हैं, जो कि हम लोग का एफोरिज्म थर्ड है, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। फिजिशियन को किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हमारा थर्ड एफोरिज्म है। वहाँ पर क्या है? डिजीज़ के अंदर हमें ठीक क्या करना है, किसी डिजीज़ की पूरी पिक्चर कैसे होती है उसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर केंट सर बताते हैं कि जो हनीमैन सर थे उन्होंने कहीं भी सी वर्ड यूज़ नहीं किया। क्या वर्ड यूज़ किया? परसीव। तो हम लोग पढ़ते नहीं थर्ड एफोरिज्म का लाइन पहली, इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। अगर फिजिशियन क्लियरली परसीव कर पा रहा है कि उसे डिजीज के अंदर क्या ठीक करना है, नॉट वर्ड सी। अगर फिजिशियन देख पाता ठीक क्या कर रहा है तो फिजिशियन का थॉट कैसा होता? ओके, जो टिश्यू के अंदर चेंज आए इसे ठीक करना है, ठीक है, जैसे ट्यूमर दिख रहा है तो ट्यूमर को रिमूव कर दे, ये सी वाला थॉट प्रोसेस होगा। अगर एब्डोमेन में कोई कंप्लेन है तो लेप्रोटमी करने उस पार्ट को कट करके निकाल दो। अगर बॉडी के अंदर उसके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन बन रहा है तो एल्ब्यूमिन रिमूव करना है। अगर उसके यूरिन के अंदर हमें शुगर मिल रहा है तो हम शुगर को कम करेंगे। ये एक तरीके सी है, ठीक है। अगर हम अपनी आँखों से देखें कि हमें डिजीज़ के अंदर क्या ठीक करना है, देन हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होगा। बट हनीमैन सर ने वर्ड यूज़ किया परसीव, जिसे केंट सर कहते हैं हमें परसीव क्या करना है। वो जो मेन सिख था, पहला चैप्टर मेन सिख था, तो उसकी विल और अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से उसके अंदर टिश्यू के चेंजेस आए हैं। तो हम परसीव करेंगे कि सिख कौन है, दिस इज आवर परसेप्शन व्हाट वी हैव टू परसीव। तो हमें उसकी विल अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है, उस मेन को ठीक करना है जो उस बॉडी के अंदर रह रहा है, जिसके बाद हम टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको समझकर पेशेंट को ठीक करते हैं, ठीक है। तो केंट सर यहाँ पर बताते हैं कि जो हनीमैन सर थे वो कभी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस को नहीं देखते थे, ठीक है, वो हमेशा किस चीज़ को परसीव करने की कोशिश करते थे, व्हाट इज टोटलिटी ऑफ द सिम्टम।
उस पर्सन के अंदर टोटल में क्या चेंज हुआ है, उस पर्सन को हमें टोटली ठीक करना है। इस चीज़ को हनीमैन सर परसीव करते थे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम कुछ भी नहीं है, इट रिप्रेजेंट द डिसऑर्डर। टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द कलेक्शन ऑफ सिम्टम विच इंडिकेट द चेंजेस इन द इंटीरियर इकोनॉमी। उस वोमेन जो उस बॉडी के अंदर रहा, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस हुआ है, उसकी विल और अंडरस्टैंडिंग जो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर चेंजेस आए हैं, तो इन सब का जो कलेक्शन है वही टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। तो हनीमैन सर हमेशा टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जोर देते थे कि उस मेन को समझो जो डिस्टर्ब हुआ है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल चेंजेस को ठीक करने की कोशिश करो। अगर तुम पैथोलॉजिकल चेंजेस को सिर्फ और सिर्फ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने नेकेड आई से देखना चाहते हो क्या हुआ है और तुम परसीव नहीं कर रहे हो। अगर परसीव वर्ड यूज कर रहे हैं हनीमैन सर, दैट मीन वी हैव टू चेंज द होल टोटलिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो टोटलिटी है, जो डिस्टर्बेंसेज है, वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में टिश्यू के चेंजेस, सेल के अंदर चेंजेस, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। उसकी जो इंटीरियर इकोनॉमी है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये वर्ड है परसीव। तो हम लोग जब फिलॉसफी पढ़ना तो इस पर वर्ड पे ध्यान देना, व्हाट वी हैव टू परसीव, हमें परसीव क्या करना है। तो केंट सर कहते हैं जो फिजिशियन होता है उससे बिल्कुल एकदम करेक्ट आइडिया होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी लॉज होते हैं वो कैसे फॉलो होते हैं। तो उसको बताते हैं केंट सर कि जो भी चीज़ें गवर्न होती हैं हमारी बॉडी में, जैसा यूनिवर्स में होता है वैसे हमारी बॉडी में होता है। तो केंट सर एग्जाम्पल देते हैं कैसे, जैसे पॉलिटिक्स में होता है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, सबसे सेंटर में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को, ठीक है, भारत को संभाल रही है अच्छे से। तो सेंटर है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद म्यूनसिपैलिटी आती है, ग्राम पंचायत आते हैं। तो अल्टीमेटली इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। उसी तरीके से केंट सर बुक में तो एग्जाम्पल वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन इन सब का देते हैं, बट इंडिया के रेफरेंस में लेकर देखते हैं कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे इंडियन नेशनल पॉलिसी होगी, कोई भी पॉलिसी होती है, पहले सेंटर में वो अप्लाई होते हैं, रूल रेगुलेशन बढ़ते हैं, फिर उसी बेसिस पे उसके नीचे के नीचे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में सारी चीज़ें लागू होती हैं। उसी तरीके से जैसे स्पाइडर होता है, केंट सर एग्जाम्पल देते हैं मकड़ी का, कि जैसे मकड़ी जो होती है जब अपना वेब बनाती है पूरा, ठीक है, अपना जो जाल बुनती है, तो उस जाल में कुछ भी आके फंसे, मकड़ी हमेशा उसके सेंटर में रहती है। उस सेंटर में रह के वो मकड़ी हर चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसका जो वेब है उसके अंदर जो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यूनिवर्स में जैसे एग्जाम्पल दिया केंट सर ने कि स्पाइडर जैसे पूरे वेब को कंट्रोल कर रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे स्टेट को, हर एक जिले को कंट्रोल कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारा सेरेब्रम है ये पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो सेरेब्रम है वहाँ से नर्व होते हैं जो कमांड देती हैं बॉडी के अंदर, ऑर्डर को करती हैं, ठीक है। तो डिजीज कहाँ से प्रिवेल करेगी, तो हमेशा डिजीज होगी सेरेब्रम टू होल बॉडी होगा। तो कॉज ऑफ डिजीज हमेशा क्या होगा, सेंटर टू सरकमफेरेंस होगा, सेरेब्रम टू होल बॉडी, तो मतलब सेंटर टू सरकमफ्रेंस होगा। डिजीज का कॉज कैसा होगा, इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट होगा। तो हमारा जो क्योर का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, सेंटर टू सरकमफेरेंस की तरफ होगा, इनर मोस्ट इकोनॉमी टू आउटर मोस्ट इकोनॉमी होगा। डिजीज की शुरुआत भी सेंटर टू पेरीफेरी होगी। तो हमारी क्योर की भी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, क्योर टू सेंटर टू पेरीफेरी। यही हमें परसीव करना है। केंट सर यही कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू परसीव। तो केंट सर कहते हैं कि हमें यही परसीव कर रहा है। यूनिवर्स में जो लॉ है, जैसा लॉ हम नेचर में देख रहे हैं, तो केंट सर कहते हैं वही लॉ हमारे बॉडी में भी फॉलो होगा, सेंटर टू सरकमफ्रेंस। तो हमेशा डिजीज कैसी होगी, पहले विल अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होगी, देन सेरेब्रम पे इफेक्ट आएगा, देन उसके बाद वो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम क्योर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सेरेब्रम ठीक होगा, उसके विल और अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, सेरेब्रम ठीक होगा, देन हमारी बॉडी के ऊपर पूरी चीज़ें आती हैं। तो यही चीज़ें हमें परसीव करनी है, जैसा नेचर में हो रहा है वैसा बॉडी में होगा।
किंट सर कहते हैं कि हमें जो परसीव करना है वो हमें सिर्फ अपनी नेकेड आई से नहीं देखना या माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देखना बॉडी के अंदर चेंजेस क्या है। हमें परसीव करना है सिक कौन है, हमें परसीव करना है नेचर में लॉस कैसे हैं, हमें परसीव करना है डिजीज कैसे हुई, हमें परसीव करना है कि क्योर कैसे होगा। तो हमेशा कैसा होगा, जैसा यूनिवर्स में लॉ है वही लॉ हमारे बॉडी में भी फॉलो होगा। तो देखो ये चीज़ें अच्छे से कनेक्ट बताएं कैसे होगी। जब हम लोग जीएनएम पढ़ते हैं, जर्मन न्यू मेडिसिन, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ते नहीं कि सेरेब्रम में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके बाद सेरेब्रम में हैमर फोकाई बनते हैं, उसके बाद बॉडी के ऊपर चेंजेस आना शुरू होते हैं, वैगोटोनिया पढ़ते हैं हम लोग। तो वो सारे लॉ नहीं पढ़ते, तो वो नेचर्स के ही लॉ हैं, इसीलिए होम्योपैथी जीएनएम को काफ़ी फॉलो करती है, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ही चलती है। किंट सर ने क्या बताया कि हमें परसीव क्या करना, क्यूरेटिव क्या है डिजीज़ में। तो जैसे हनीमैन सर कहते थे डिजीज़ की टोटैलिटी को समझो, हमें पूरी टोटैलिटी को समझना है। तो हम किसी डिजीज़ की पूरी टोटैलिटी कैसे समझेंगे, तो उसका पूरा प्रोसेस है जो कि केंट सर एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो केंट सर बताते हैं एक्यूट मियाज्म में जैसे किसी को मीजल्स होता है या स्कारलेट फीवर होता है या फिर कॉलेरा होता है, तो हर पेशेंट के अंदर सारे सिम्टम तो आएंगे नहीं, हर पेशेंट के अंदर कुछ कुछ सिम्टम आएंगे। तो हम उस क्यूरेटिव इन डिजीज़ वाली चीज़ है कि हम क्यूरेटिव इन डिजीज़ समझें तो हमें उसके लिए टोटैलिटी समझनी पड़ेगी। जब हर एक पेशेंट सारे सिम्टम नहीं दे सकता तो हमें टोटलिटी मिलेगी ही नहीं ना कभी। तो हमें टोटलिटी को समझने के लिए बहुत सारे पेशेंट को समझना पड़ेगा, हमें वहाँ पे अच्छे से परसीव करना पड़ेगा। तो केंट सर बताते हैं कैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई मीजल्स का एक पेशेंट आया, उसने अपने 1-2 सिम्टम बताए, ठीक है, हमने उन सिम्टम को नोट किया। फिर दूसरा पेशेंट आया, उसने 1-2 सिम्टम बताए, तो दूसरा पेशेंट आया उसने 1-2 सिम्टम बताए, फिर थर्ड पेशेंट आया उसने 2-3 सिम्टम और बताए। तो इसी तरीके से हम 40-50 पेशेंट के जब मीजल्स के पेशेंट को देखेंगे, हम उनके सारे सिम्टम को नोट करेंगे, तब हम उन सारे सिम्टम को अकॉर्डिंग टू हनीमैनियन मेथड अरेंज करेंगे। कैसे, पहले माइंड, हर पेशेंट के माइंड में जो पार्ट आया उस डिजीज़ के जो माइंड के सिम्टम थे उसको नोट करेंगे, हेड के सिम्टम, स्किन के सिम्टम, बॉडी पार्ट के सिम्टम उसको नोट करेंगे। जब हम मीजल्स के 50 से 100 केस देखकर उसके सारे सिम्टम को नोट कर लेंगे, तब हमें उस डिजीज़ की एक इसेंशियल पिक्चर निकल के आती है, जिसे हमें उस डिजीज़ को लेकर एक इमेज फॉर्म होती है। तब हम कह पाएंगे कि हाँ, हमें डिजीज़ के अंदर ठीक क्या करना है। उसके पूरे माइंड को कवर कर लेंगे, जब उसके पूरे बॉडी पार्ट को कवर कर लेंगे, उसके वेल अंडरस्टैंडिंग को कवर कर लेंगे, तब हमें डिजीज़ की एक टोटैलिटी मिलती है, इसेंशियल पिक्चर ऑफ द डिजीज़ मिलती है। जब हम टोटैलिटी समझ लेंगे हमें ठीक क्या करना है, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन का, कैसे हर पर्सन को अलग किया जाएगा। तो वो प्रोसेस आगे का है, ठीक है। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे वो सिम्टम अलग का होगा। बट अगर हमें किसी डिजीज़ को सबसे पहली बार समझना हो, सबसे पहले ये समझना हो कि ये डिजीज़ क्या है, तो हनीमैन सर ने टोटल अपने 11 से 12 साल इस चीज़ में इन्वेस्ट किए, किसमें, सोरा को समझने में, कि सोरा के अंदर कैसे कैसे सिम्टम होंगे। क्या सोरा के सारे सिम्टम किसी एक पेशेंट के अंदर आ गए थे? नहीं आए थे। जब एक पेशेंट, तो हनीमैन सर ने बहुत सारे पेशेंट को देखा, उन्होंने पूरी उसकी टोटैलिटी बनाई, तब हनीमैन सर ने कहा हाँ, सोरा की ये सारे सिम्टम होते हैं। वहाँ पे हनीमैन सर ने एक टोटैलिटी ऑफ द डिजीज़ बनाई। तो हमें ठीक क्या करना है, ठीक है, व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज़, डिजीज़ को समझेंगे कैसे, पूरी डिजीज़ की पिक्चर क्या है, तो हमको इसके लिए ये मेथड अपनाना पड़ेगा, जो कि केंट सर इसमें एग्जांपल देते हैं, किसका, मेजल्स का, स्कारलेट फीवर का और कॉलेरा का, ठीक है। जब हमारे पास पिक्चर आ जाएगी, एक डिजीज़ की कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि ओके, हमने मान लो मीजल्स के सारे सिम्टम समझ लिए, देन ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमने टोटैलिटी निकाली एक डिजीज़ की, उस डिजीज़ को हमने समझा अच्छे से क्या है, फिर हम अपनी जो हमारी मटेरियल वो मेडिसिन से समझते हैं कि कौन सी मेडिसिन इसको प्रॉपरली कवर कर रही है। तो समझ लेंगे कि हमारी टोटैलिटी क्या है और कौन सी मेडिसिन इन सारी चीज़ों को कवर कर रही है, देन हम क्योर की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे।
तो हमें फिजिशियन एज फिजिशियन हमें परसीव करना है नेचर में लॉस क्या है। नेचर में जैसे सेंटर टू पेरीफेरी सारी चीज़ें चल रही हैं, सेंटर से सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो हमें ये परसीव करना है कि डिजीज़ का कॉज क्या था। कॉज ऑफ डिजीज़ हमेशा हमें सेंटर टू सरकमफेरेंस मिलेगा। तो हमें क्योर भी कैसे करना है, सेंटर टू सरकमफेरेंस करना है। एज ए फिजिशियन हमें परसीव करना है कि डिजीज़ क्या है, टोटलिटी क्या है। जब हम पूरी उस डिजीज़ की पिक्चर को समझ लेंगे देन हम क्योर की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। ये जो हमारा कैंट फिलॉसफी का पहला पार्ट है, ये समझना है कि व्हाट वी हैव टू परसीव, दैट इज़ व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन डिजीज़। डिजीज़ के अंदर हमें ठीक क्या करना है। तो डिजीज़ पर्सन को हमें ठीक करना है तो उसके वेल अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। अगर हम उसे समझना है कि ये डिजीज़ कैसी है, उसकी टोटलिटी को समझना है। फिर हमें जब क्योर की तरफ प्रोसीड करना होगा तब हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैंट सर इसी में एग्जांपल देते हैं टाइफाइड फीवर का। अगर हम समझ लिए, हम अच्छे से परसीव कर लिए, देन हम टाइफाइड फीवर को 1 हफ्ते में और रेमिनेंट फीवर को इन ए डे अच्छे से कर सकते हैं और हम अच्छे से समझ पाएंगे हमें ठीक क्या करना है।